17 साल लड़की और वो टिकटॉकर थी, वो किसी ने घर में आकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कातिल भी उसी एज का था। ये वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। पिछले दिनों खुशाब में, फिर झेलम में, कोयटा में, और अभी ये चौथा वाकया 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार। इससे ये भी अंदाजा होता है कि हमारी पुलिस जो है उसमें सलाहियत है। लड़का कोई नशा भी करता था, आइस का नशा करता था। कितने जर्नैलों को एक्सटेंशन मिली कि जरदारी साहब के जो जर्नैलों के साथ ताल्लुकात है, वो पपड़ तो नहीं थे जर्नैलों के, लेकिन उनको हर लिहाज से खुश रखने की कोशिश करते थे। कोई 4-5 जर्नैल जो है उनको एक्सटेंशन मिल गई। आधी रात जेल में क्या हुआ, काफी कैदी को 200 से ज्यादा कैदी वो दरवाजे तोड़ना शुरू हो गए, तोड़ने में कामयाब हो गए। उसमें कई कैदी जो है वो फरार हो गए। भारत को एक बहुत बड़ा धचका, भारत में आजकल छितर खाने वार नहीं आ रही। G7 की मीटिंग है और ये पहली दफा है कि मोदी साहब जो है उनको G7 की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मीटिंग कनाडा में होनी है और वो मोदी को वो पहले समझते हैं कि इसने इधर दहशतगर्दी कराई हुई है कि जो जस्टिन ट्रूडो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया पे इल्जाम लगाया कनाडा की सरजमीन पे कत्ल कराए आके सिखों के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 4 इश्यूज पर बात करेंगे। टिकटॉकर का कत्ल, कड़ियाँ किससे मिलती हैं, कितने जर्नैलों को एक्सटेंशन मिली, आधी रात को जेल में क्या हुआ, भारत को बड़ा दचका। नाजरीन, ये है हमारी आज की हेडलाइंस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक बच्ची है सना यूसुफ, 17 साल लड़की, और वो टिकटॉकर थी और उसको किसी ने घर में आकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। और वो बाद में कोई 20 घंटों के बाद या 20 घंटों के अंदर आप कह रहे हैं कि उस दौरान कातिल भी पकड़ा गया। कातिल भी कोई उसी एज का था। जो वजूहात बयान की जा रही हैं वो ये बयान किया जा रहा है कि वो लड़की को बार बार इसरार कर रहा था, शायद उसके साथ शादी करना चाह रहा था और वो इस चीज़ पर नहीं मान रही थी। और फाइनली इसने उसके घर के इर्द गिर्द भी इंतज़ार किया और देखा कि जब वो घर में अकेली है, हालांकि उसकी वालदा भी उधर घर पे थी, और ये उनके घर में चला गया और उसके घर में जाकर उसके कमरे में उस पर फायर ओपन कर दिए। नाजरीन, ये वाक़या, इसको मैं 2-3 एंगल से डिस्कस करना चाहूँगा। ये इंतहाई कंसर्निंग इंसिडेंट है। पहली बात यह है कि ये वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। पिछले दिनों खुशाब में कोई इस तरह का ऑनर किलिंग का वाक़या हुआ, अगेन टिकटॉकर जो जिसको मार दिया गया। फिर कोई झेलम में इसी तरह का वाक़या हुआ। फिर कोई कोयटा में ऐसा वाक़या हुआ जिसमें एक बाप है, वो कहीं ओवरसीज़ कहीं समंदर पार रहते हैं और वो किसी बहाने बच्ची को इधर लेकर आए और इधर उसको मार दिया। वो भी टिकटॉकर थी। और अभी ये चौथा वाक़या, उसमें तो कोई उसको तो ऑनर किलिंग का नाम दिया गया। इसमें भी इस बंदे ने अपनी ऑनर का केस बना लिया, अपनी ईगो का केस बना लिया, अपनी अना का मसला बना लिया जी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और वो मेरे से शादी नहीं कर रही। नाजरीन, इसको मैं जिस तरह मैंने जिक्र किया, पहली बात तो इसमें यह है कि जो 20 घंटे के अंदर गिरफ्तारी, कि 20 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, बड़ी बात है। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि हमारी पुलिस जो है उसमें सलाहियत है। अगर वो क्राइम को कंट्रोल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन इससे मुझे एक और बात भी याद आती है। एक दफ़ा कोई एक रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट थे, उनके नाम पर किसी ने कोई फेसबुक का पेज बनाया हुआ था और उनका FIA वालों को बताया गया जी कि कोई बंदा उनके नाम पर फ्रॉड कर रहा है। FIA ने कोई विदिन 24 आवर वो बंदा ट्रेस कर लिया। बाद में सेनेट वालों ने बुलाया, FIA वालों को शाबाश दी और उनको बताया जी कि आपने बड़ी हिम्मत किया और इससे हमें और ज़्यादा यकीन हुआ है कि हमारे जो अदारे हैं उनमें सलाहियत है, लेकिन वो काम नहीं करते। उस पर जो DG FIA थे, उनका नाम था बशीर मेमन साहब। उन्होंने कहा कि सर नहीं, आपको गलतफहमी है, हमारे में सलाहियत है, लेकिन जितने केसेस हैं हमारे पास उनको डील करने की हमारे में सलाहियत नहीं है। हमारे पास वर्क का बर्डन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वो वसाइल नहीं है। अल्टीमेटली हम एलीट क्लास के लिए रह गए हैं। आप लोगों का कोई इशू होता है, हम उसको हल कर देते हैं, आप खुश हो जाते हैं। आपकी आवाज़ जो है वो बड़ी बुलंद है और ये बड़ी दूर दूर तक जाती है। बाकी लोग जो हैं उनकी आवाज़ दब जाती है, तो लिहाजा उनका तो पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ है। तो हम तो सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। अब ये वाला वाक़या जो है, ये अगर इस्लामाबाद में ना होता, तो इस पे सोशल मीडिया पे इतना शोर ना होता, तो शायद पुलिस इधर भी कुछ ना कर पाती। और उसकी वजह यह है कि पुलिस जो है इनके अंडर प्रेशर आई कि बाकी कोई काम हो या ना हो, लॉ एंड ऑर्डर आपसे ठीक हो या ना हो, आपने इस बंदे को पकड़ना है। और फाइनली उन्होंने उसको फैसलाबाद से जाकर पकड़ा।
वो सना का फ़ोन जो है वो भी साथ ले गया था। अपनी तरफ से उसने बड़ी चालाकी की। उसका ये ख्याल था कि मैं ये फ़ोन ले जाता हूँ और जो रिकॉर्ड है वो तो सारा मेरे पास है, किसी को मिलेगा नहीं। इन्होंने उसकी सिम से जो भी उसको कॉलें आ रही थी उन सब को कॉलों को देखना शुरू कर दिया, जिसमें उसमें एक जो एक कॉलर था ये लड़का था, यानी कि इसकी को आईडी थी। उसको किसी और फेसबुक पे चेक किया तो उसकी आईडी जब आई तो उसकी वालदा को पूछा तो उन्होंने कहा कि जो लोग आए थे उनमें एक ये भी लड़का था। नाज़रीन, इस लिहाज से तो पुलिस ने अपना काम किया। उन्होंने बड़ा एफिशिएंट एक तरीके से जो इस मर्डर को सॉल्व किया। अब इसका दूसरा एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि ये लड़का जो है ये भी मैट्रिक पास लड़का है, यानी कि वो भी कुछ 17 साल का होगा और वो भी टिक टॉकर है। एक ये भी इतलात हैं कि ये जो जैसे आजकल मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, कोई क्रिप्टो वालों की अलग से कम्युनिटी है, कोई यूट्यूबर्स हैं उनकी अपनी अलग से कम्युनिटी होती है, टिक टॉकर्स जो है उनकी अलग से कम्युनिटी होती है, लड़के लड़कियों की कम्युनिटी होती है। तो एक तो जो पुलिस वालों से इतला मिलती है वो ये भी है कि इनका कोई 1 साल से आपस में रब्ता था। अब मैं ये नहीं कहता कि उनका 1 to 1 रब्ता था, हो सकता है कि वो एक कम्युनिटी की शक्ल में हो, ये नहीं है। यानी कि ओवरऑल जो तासर मिल रहा है रिपोर्टिंग से उससे ये मिल रहा है कि जैसे वो उसको जानता नहीं था और वो उनके घर में घुस गया, ऐसा नहीं था। यानी कि वो पहले एक दूसरे को जानते थे। उनकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या थी इससे पहले मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया। एक और जो चीज़ आई है सामने आ रही है वो ये है कि ये लड़का कोई नशा भी करता था। किसका नशा करता था? आइस का नशा करता था। नाजरीन, ये जो नशा है ये इंतहाई डेंजरस है। आपके कई लोगों के नॉलेज में होगा कि जैसे कोई मोबाइल छीनने आते हैं और वो बाद में बंदे को गोली भी मार जाते हैं। मेरा खुद मोबाइल छीना और कई जानों वालों का छिना, लेकिन जब मेरा अपना मोबाइल छिना तो पुलिस वालों से मैं इसके बारे में वजह जानने की कोशिश की कि ये क्यों वाक़यात हो रहे हैं। एक दो जिन्होंने मुझे वजूहात बयान की, एक तो ये थी कि हम जब अदालत में केस लेकर जाते हैं वो कहते हैं कि एविडेंस लेकर आएँ कि इसी बंदे ने उस बंदे का मोबाइल छीना था। मसलन ये है कि मेरे केस में जैसे ये हो जी कि कोई एविडेंस होनी चाहिए कि जिस बंदे को पेश किया जा रहा है यानी कि वो उसने वाकई मेरा मोबाइल छीना था। यानी मतलब ये है कि अगर किसी और का छीना था तो उसको एविडेंस कंसिडर नहीं की जाएगी। तो वो कहते हैं कि इस तरह के हमें अदालतों में चैलेंजेस आते हैं तो हमारे कई केसेस उधर रह जाते हैं। दूसरा जो उन्होंने मुझे बात बताई वो उन्होंने ये बताई कि ये जो लड़के इस तरह की वाक़यात में मुलव्वस होते हैं वो आमतौर पे उनमें से हमने जो पकड़े हैं उससे ये पता चला है कि वो आइस का नशा करते हैं। और आइस का नशा जो है वो आपको नशे की हालत में बड़ा दलेर कर देता है। आपको समझ नहीं लगती, बल्कि आप बड़े इस मामले में एक्साइटेड फील करते हैं इस तरह के कोई क्राइम करने में, कोई किलिंग करने में। उस टाइम आपको आइडिया ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये एक बड़ी एक डेंजरस चीज़ है ये जो नशा है, और ये हमारी यंग जनरेशन में आ गया है। पेरेंट्स को आइडिया नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो अपने कामों में लगे होते हैं, औलाद अपने कामों में लगी होती है, और ये मामला जो है अब यूनिवर्सिटी लेवल तक है। और जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ ये अभी मैट्रिक पास है। और आज का दौर क्या आ गया? आज का दौर ये आ गया जी कि आप मैट्रिक कर लें, टिकटॉकर बन जाएं। पहले ये होता था जी कि वो एक ड्रामा लगता था अंधेरा उजाला, तो उसमें वो कहता था कि मैं जो है ना 10 जमातें पास हूँ, डायरेक्ट हवालदार हूँ। ठीक है, अब जो है 10 जमातें पास हूँ, मैट्रिक पास हूँ और टिकटॉकर हूँ। आजकल एक नया दौर आ गया जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये जो एक इन्फ्लुएंसर्स का दौर है इसमें एक और जो चीज़ बड़ी आ रही है कि बच्चे जो एक रेटिंग लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। यानी कि वो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चलता आ रहा है। अब ये है कि अब जो सोशल मीडिया के हमें जितने बड़े फ़ायदे हुए हैं कि हमें चीज़ों का पता चल जाता है, हर चीज़ के अपने नुकसान भी होते हैं। और नुकसान क्या हो रहे हैं कि जब हमारा ज़माना था, यानी मुझे लगता है कि जैसे यानी कि हम पता नहीं किस पुराने कदीम ज़माने के लोग हैं। यानी कि आज की जो नई जनरेशन है अगर उनके साथ हमारा मुआवजना किया जाए, मेरे वाले साहब कई दफ़ा कहते हैं पुत्र है साढ़े वाला ज़माना नहीं, और मैं ना जी साढ़े वाला भी नहीं रहा। यानी कि हमें भी नहीं पता कि हमारे बच्चे कौन सी दुनिया में रहते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी अपनी अपनी वर्ल्ड है। कोई जो है वो मैं कई आए दिन नई ऐप्स का पता चलता है जी, वो डिस्कॉर्ड है जी, वो फ़लाँ है, यानी कि जो कि हमने उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया होता। जब मैंने यूनिवर्सिटी पास की थी तो उस टाइम हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, और जो फ़ोन जब बाद में आया भी तो फिर आगे कोई 10 साल लगे कि जिसके बाद आगे कोई हमें वो दूसरे वाला जो आजकल का जो फ़ोन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये आया नहीं। तो पहले वो 3310 ही हम इस्तेमाल करते थे। अब ये है कि ये जो नई जनरेशन है ये किस दुनिया में रहती है वी डोंट नो।
ठीक है। तो लिहाजा एक तो पेरेंट्स का अपने औलाद के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए ताकि वो उनके साथ अपने एक दूसरे को मसाइल भी शेयर कर सकें और इनको भी ये पता चल सके कि वो किधर रह रहे हैं, अगर कोई इशू आए तो वो उनको गाइड भी करें। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया की वजह से जो एक राब्ते वास्ते बढ़ गए हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये शहरों में नहीं है, ये गांव लेवल पर भी है। मेरे कोई एक जानने वाले हैं एक गांव के, उनकी जो बेटी है यानी कि उसका किसी के साथ कोई इस तरह का मामला चल पड़ा जी, उन्होंने निकाह कर लिया। वो कैसे किया जी कि जी वो उसने जो है यानी कि पहले कोई वीडियो पे कर लिया, बाद में जी को जो उन्होंने को पेपर्स जो हैं मैरिज पेपर्स वो उसने घर के पीछे से आके उनके फेंके, उसने उधर से साइन कर दिए, फिर जी वो ले गया और फिर जो है उसने आप जाके और फिर कोई एक उसने आप साइन कर लिया, और ये है जी कि उनका लीगली वो केस स्ट्रांग हो गया, और कोई महीने बाद वो आ गया जी कि जो है जी हमारी तो शादी हुई है, मैं इसको लेकर जाना है। ये देखें, ये बातें हम जब दूसरों के हवाले से कर रहे होते हैं ना तो हमें बड़ी वो हमें लगता है जी कि ये उनका राइट है, ये है। लेकिन जब हम अपनी ज़ात में या अपनी फैमिली पर ये चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर हमें इनकी इम्प्लीकेशंस का आइडिया होता है। ज़रा ज़हन में रखें, वो लड़की जो कराची से वो भावलपुर के लड़के के साथ वो बच्ची थी, और वो भी कोई इसी तरह के मैट्रिक के थे, उनकी जो शादी हुई थी, पेरेंट्स जो हैं वो पीछे रो रहे थे। तो एक तो यह है कि अपने बच्चे जो हैं उनके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करें, उनकी कोई तरबियत जो है उसको अपनी ड्यूटी में भी समझें। और ये जो सोशल मीडिया है, ये ज़माना, इसमें आप ये इसकी जिधर फ़ायदे हो रहे हैं उसकी वजह से जो ओवरऑल हमारी कल्चरल चेंजेस आ रही हैं उनको भी ज़हन में रखें। ये जिस जगह से आया सोशल मीडिया, वेस्ट से आया, उधर कल्चरल इंडिविजुअलिज्म का है। अच्छा या बुरा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैसे दो कल्चर्स की बात कर रहा हूँ। उसमें कोई बंदा अपने लेवल पे कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली को मसला नहीं है, और लोग भी उसको सिर्फ उसकी तनाज़र में देख रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ का बेटा है या बेटी है या क्या लगता है, या फ़लाँ का पोता है पोती है। हमारे यहाँ जो है ना ओवरऑल ईस्ट में, मशरक़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो है यानी कि ओवरऑल जी फैमिली की ऑनर और ये वो इस तरह के मसले मसाइल साथ चल रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो है ना यानी कि ये बड़ा एक क्लैशेस भी आ रहे हैं। हमें ये जो एक टेक्नोलॉजी है इसका मस्बत इस्तेमाल भी करना चाहिए, और इसकी जो एक इम्प्लीकेशंस हैं या इम्पैक्ट हैं उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए, और अपने बच्चों पर उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ रखने चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो आजकल ड्रग्स के मामलात आ रहे हैं और ये जो बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसके हवाले से, तो बाकी ये जो इस तरह के वाक़यात हैं इसकी कोई जवाज़ नहीं है। मैं आपको जो ये पॉइंट बयान कर रहा था, मैं एक सोशियोलॉजिकल उसका जो एक आस्पेक्ट में बयान कर रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बंदा आए वो और मार के वो चला जाए। इस तरह के मामलात पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। पुलिस को इस तरह के लोगों को एग्जाम्पल बनाने चाहिए। इस तरह के कोई 4-5 केसेस में, बल्कि पंजाब में तो इस टाइम चीफ मिनिस्टर भी खातून है, और उनको चाहिए कि जो एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन है इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी रखें, और जब वो रखेंगे तो ओवरऑल जो मर्द है इसकी भी जहनीत में तब्दीली आएगी। इसको ये नहीं लगेगा कि मैं जो है यानी कि दूसरा यानी कि ख़ातून जो है उसके कोई राइट्स नहीं है, या ये है कि सिर्फ मेरी ही मर्ज़ी चलेगी। तो नाज़रीन, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कितने जर्नैलों को एक्सटेंशन मिली। फ़रतुल्लाह बाबर साहब की किताब का मैंने आपको रेफरेंस दिया था, उस हवाले से कई चीज़ें जो है मुझे बड़ी दिलचस्प लगती हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस भी होता है कि ओवरऑल जो है आप लोगों की अक्सरियत जो है उसकी कोई हिस्ट्री में इतनी दिलचस्पी नहीं है। हिस्ट्री में दिलचस्पी रखा करें, इससे जो वो कहते हैं एंड डिपेंड्स ऑन द बिगनिंग, तो आपको जो एक पैटर्न होता है माजी में जो वाक़यात हैं उनका आपको मुस्तक़बिल में भी एक इम्पैक्ट नज़र आता है। तो उसमें वो जिक्र कर रहे हैं यानी कि ओवरऑल के जरदारी साहब के जो एक जर्नैलों के साथ ताल्लुकात हैं, वो कहते हैं जी कि वो पपड़ तो नहीं थे जर्नैलों के, लेकिन उनको हर लिहाज से खुश रखने की कोशिश करते थे। और जो एक दो उन्होंने वाक़यात इस हवाले से बयान किए हैं उसमें उन्होंने कहा कि कोई एक टाइम था कि यानी कि जब 2008 से 2013 के दौरान कोई तकरीबन कोई 4-5 जर्नैल जो हैं उनको एक्सटेंशन मिल गई। मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और फिर यह है कि ना प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में पता था और ना ही प्रेसिडेंट को इस हवाले से पता था। तो वो कहते हैं कि मैंने प्रेसिडेंट से पूछा कि हमें क्या इनको पूछना नहीं चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता, यानी कि आर्मी चीफ जो है वो खुद ही लेफ्टिनेंट जनरल जो है इनको एक्सटेंशन दे देता है। तो जो इस पे उन्होंने आगे खामोशी इख्तियार की जरदारी साहब ने कि हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जब
जनरल कियानी की एक्सटेंशन हुई तो उस टाइम बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि उस टाइम हिलरी क्लिंटन भी आ रही थी और ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो कियानी की एक्सटेंशन लेने आ रही है। और उस दौरान मरहूम आरिफ निज़ामी वो नेशन के एडिटर थे और उन्होंने फ़रहतुल्लाह बाबर साहब को बताया कि मैं कोई रिपोर्ट करने लगा था इस पर, और मुझे जनरल कियानी ने बताते ख़ुद फ़ोन किया और उसने कहा कि आप काइंडली ये रिपोर्ट ना करना कि मुझे अमरीकियों के कहने पे एक्सटेंशन मिल रही है। और वो कहते हैं कि जो ही हिलरी क्लिंटन का विज़िट ख़त्म हुआ तो जनरल कियानी की भी एक्सटेंशन होगी। लेकिन यह है कि इस पे हुकूमती लेवल पे कभी भी कोई बात नहीं आई, बल्कि हुकूमत ने इस चीज़ को डिफेंड किया, जो जरदारी साहब हैं और जो गिलानी साहब हैं। और बाद में यानी कि जब वो सदारत से फ़ारग हो गए तो काफ़ी अर्से बाद उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि जनरल कियानी को एक्सटेंशन चाहिए थी, वो को 12 से लेकर 18 महीने तक, वो क्या वजूहात थी मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो कह रहे थे जी कि इतनी को एक्सटेंशन हो जाए तो जो भी कोई वो काम कर रहे थे, ऑपरेशन था या जो भी वजह थी, वो जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो कियानी साहब ने कहा कि तुसी कोई आईजी नहीं लगे, मतलब ये है कि जो आईजी है ना, आईजी के आपका रुतबा बहुत बड़ा है जनाब, आप आर्मी चीफ़ हैं, आप अपने आप को पहचानें, तो आपका ये काम नहीं है यानी कि आप टोटो में एक्सटेंशन ना लें कि जनाब मुझे 12 महीने के लिए चाहिए या 18 महीने के लिए चाहिए तो पूरी टर्म दी लो, यानी कि साढ़े नाल इस तरह सौदा कराया करो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जरदारी साहब ने कहा जी कि वो 12 महीने की या 18 महीने की कह रहे थे, मैंने उनको जो कहा कि नहीं पूरी टर्म जो है उसकी एक्सटेंशन। मज़ीद उन्होंने ऐसे वाक़यात का भी जिक्र किया हुआ है कि किस तरह जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जब नून लीग पर मुश्किल टाइम था तो जरदारी साहब ने जो उस टाइम फ़ौज के साथ या उनकी बातें मानी। कोई एक टाइम पर जब जो साकम निसार हैं उन्होंने नवाज शरीफ को पहले डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्हें पार्टी ओहदे से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उस टाइम नून लीग ने कोई इलेक्शन एक्ट 2017 में को अमेंडमेंट की कि जिसमें उनको ये ओहदा दिया जा सके। वो अमेंडमेंट हो गई और उसके बाद कोई इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया, उन्होंने पहले कुछ फाटा के सेनेटर थे, उस टाइम फाटा का इलाका अलग से था, उनको एक रेजोल्यूशन बना कर दी कि जी ये रेजोल्यूशन पास किया जाए कि ये गलत हुआ है कि जो ये तो एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट हो गई है। तो वो कहते हैं जी कि बाबर साहब कहते हैं कि मुझे उन सेनेटर्स ने बताया और बाद में उन्होंने कहा ये इत्तेफाक से जरदारी साहब ने भी मीटिंग कॉल कर ली, उन्होंने भी उसी रेजोल्यूशन की बात की और मैंने उनको बताया जी कि इस तरह पहले भी हुआ। उन्होंने कहा जी कि तो उन्होंने को लैंड की ज़रूरत नहीं है, रेजोल्यूशन की कापी हमारे पास भी है। तो इनका कोई करीबी साथी था सेनेटर, उसके पास थी। और फिर जो है यानी कि हमारे लोगों का इस पे इख्तलाफ था। रज़ा रब्बानी कह रहे थे कि अभी तो बिल जो है वो पास हुआ है, पार्लियामेंट से अमेंडमेंट हुई है और अभी सदर ने उसकी मंजूरी देनी है। जरदारी साहब सदर नहीं थे उस टाइम, मेरे ख्याल ममनून साहब थे सदर। तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने मंजूरी देनी है, तो उससे पहले रेजोल्यूशन पास करने का या मूव करने की कोई समय नहीं, तुक नहीं बनता। लेकिन यह है कि ये इसरार बरकरार रहा कि हमने रेजोल्यूशन मूव करनी है। उस पर जो जरदारी साहब के करीबी सेनेटर थे समझे जाते थे, उन्होंने सबसे पहले साइन किए और ओवरऑल इस पर जो आगे काम किया। इसी तरह वो ये भी बताते हैं कि जब ये बाप पार्टी बनी और जो सादक संजरानी चेयरमैन बनने थे तो उस टाइम पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप जो है उस टाइम ये आज़ाद थे भी मेंबर सेनेटर, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जो है इनको चेयरमैन बनने में वोट दें तो फिर उसका नतीजा आपको उसके बदले आपको ये मिलेगा, इसमें जो आपके ये 5 सेनेटर जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो बिलावल ने कहा कि इस पर गारंटी क्या है, तो आगे से जवाब आया, जो गारंटर थे उन्होंने कहा कि कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि कोई गारंटी हो या ना हो, पीपल्स पार्टी वालों ने सोचा कि हमें चाहिए कि हम इनसे कुरान पर हलफ लें। जरदारी साहब ने कहा कोई हलफ लेने की लोड़ नहीं, बस आप वोट दे दें। तो वो वोट दे दिए, वो बाद में सेंटर इनके पास नहीं आए बेसिकली, यानी कि उन्हीं के कहने पे जो है उन्होंने किया। तो इस तरह की को और उन्होंने वाक़यात बयान किए हुए हैं। तो नाज़रीन आगे जेल का वाक़या, आधी रात जेल में क्या हुआ, मलीर जेल में जो ज़लज़ला आया और उसके बाद जो कैदी हैं उनके में भी पैनिक हो गई, और जब पैनिक हुई तो उसके बाद काफ़ी कैदी को 200 से ज़्यादा कैदी वो दरवाज़े तोड़ना शुरू हो गए और वो तोड़ने में कामयाब हो गए। उसमें कई कैदी जो हैं वो फ़रार हो गए। तो ये उधर का बहुत बड़ा वाक़या, उस पर IG जेल खाना जहाज जो हैं वो भी मुअत्तल हो गए हैं इसमें। लेकिन उनका कितना कसूर है, मुझे ये लगता है कि ये जस्ट इट्स एन आई वॉश। अब पहली बात तो ये है कि इस तरह के कोई वाक़यात आई डोंट थिंक कि कोई बड़े रेगुलर कोई पहले उधर वाक़यात थे। और जेल में आप ज़रा इमेजिन करें कि आप अपने कमरे में भी बैठे हों
तो ज़ल्ज़ला आ जाए तो हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं खुले आसमान तले चला जाऊं। तो वो कैदी जो है, यानी कि कैदियों का भी पैनिक इसी तरह था, बाकी इंसानों की तरह था, और उन्होंने रिएक्ट किया है। अब जो है जेल उसके लिए तैयार भी नहीं थी अब, लेकिन चूंकि इशू बना हुआ है तो वो मामला जो है वो उस चक्कर में भी शायद वो पहले भी आईजी को चेंज करना चाहते हो, तो उन्होंने आईजी पे बात डाल दी है और जो उनको मुअत्तल कर दिया गया है। आखिरी पॉइंट, भारत को एक बहुत बड़ा दचका, भारत में आजकल छित्र खाने वार नहीं आ रही, पूरी दुनिया तो छित्र पै रहे हैं। पाकिस्तान जो है इनके इतना काबिल नहीं था जितना इनके इस टाइम काबिल समझा जा रहा है, और इंडिया वाले इतने नालायक नहीं समझे जाते थे जिस टाइम जो उनके साथ नालायकियाँ हो रही हैं। अभी G7 की मीटिंग है और ये पहली दफ़ा है कि मोदी साहब जो हैं उनको G7 की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। वजह क्या बनी है कि इस टाइम होस्ट जो है, मेज़बान जो है, ये मीटिंग कनाडा में होनी है, और वो जो है मोदी को वो पहले समझते हैं कि इसने इधर दहशतगर्दी कराई हुई है। आपके नॉलेज में होगा कि जो जस्टिन ट्रूडो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यानी कि इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने जो कनाडा की सरजमीन पे कत्ल कराए हैं आके सिखों की पार्टी उधर पॉलिटिकली एक स्ट्रांग पार्टी है। वो ये जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी या अभी जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है उनकी पार्टी की एक बड़ी अहम इत्तेहादी भी है, तो उस पर जस्टिन ट्रूडो ने एक खुलकर स्टैंड लिया था, और इनके ताल्लुकात भी इतने ख़राब हो गए थे कि दोनों ने अपने काफ़ी सफारतकार जो हैं वो एक दूसरे से एक्सपेल कर दिए थे। अभी वो भी मसला है, इनको ये भी डर है जी कि मोदी जो है इनके उधर जाएगा तो सिख जो है ना वो इनके लिए पकड़ लेना है। और दूसरा ये है कि ये भी बात आ रही है कि भाई कनाडा ने इन्विटेशन ही नहीं भेजा, यानी कि इसका मतलब ये है कि कनाडा चाहता भी नहीं है। और ये पहली दफ़ा है कि G7 की मीटिंग में जो इंडिया है यानी कि वो उसकी शिरकत नहीं होगी, उसमें जो बाकी जो G6 कंट्रीज़ हैं वही उसमें शामिल होंगे। और मेरे ख्याल बाकी जो हैं सारे गोरे हैं, उन्हें क्या है कि इन्हों विचों है कितने काले कलवटे आ जाएंगे, और ये इनको इंडिया वालों को रहने दें, और जो बाकी हैं ना वो आपस में एक मीटिंग करें। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक दचका है, और उन्हें आए दिन सफारती महाज पर शिकस्त हो रही है। एक जंगी महाज पर तो उन्हें पाकिस्तान से शिकस्त हुई है, अब पूरे वेस्ट से उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत जो है वो किसी न किसी शक्ल में अय्यां हो रही होती है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना काफ़ी, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।